हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर से ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन किसको बोलते हैं। तो जिसमें डिजीज़ नहीं हो उसको बोलते हैं? नहीं, उसको नहीं बोलते हैं, बल्कि ये उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो है फिजिकली, इमोशनली और बिहेवियरल, और साथ साथ वो सोशली रूप से भी यानी कि सामाजिक तौर पर, यानी कि फिजिकली तो उसको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, साथ साथ में इमोशनली भी, यानी कि वो किसी भी चीज़ पे तुरंत इमोशनल हो जाए वो भी थोड़ा सा नहीं उतना होना चाहिए, और उसका बिहेवियर भी, बर्ताव भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दिन रात सबसे झगड़ा ही करता हो तो सोशली उसका सोशल यानी समाज में भी उसका आचरण सही नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से अगर वो इंसान सही है तो ही उसको हम बोलेंगे कि हाँ वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है। ठीक है। तो इस यहाँ पे सबसे पहले है कि फैमिली प्लानिंग 1951 में हुआ था, और इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला है हमारा एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस क्या होता है? एमिनोसिंथेसिस वो चीज़ है जिससे लोग इसका लीगली यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इससे बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं चला था। ये उसमें यदि कोई बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में है तो उस दौरान उसमें उसके अंदर क्रोमोसोम के पैटर्न को चेक किया जाता है एमिनोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के, यानी कि जब वो माँ गर्भवती होती है उस दौरान जो उनका बच्चा होता है तो वो जो देखती है कि वो बच्चा लड़का है या लड़की, और वही भ्रूण हत्या सब ये सब तो सुने ही होंगे आप लोग, तो वही चेक करवा लेते हैं, लेकिन वो लीगल, वो कानूनी रूप से अवैध है। ठीक है। तो इससे जो बेसिकली होता है फीटल के सेक्स डिटरमाइनेशन टेस्ट है और क्रोमोसोमल पैटर्न पे बेस्ड होता है। इसमें कौन कौन सी बीमारी है जिसको इससे चेक किया जा सकता है? क्या जॉन्डिस? नहीं, ये सब चीज़ नहीं, क्रोमोसोमल पैटर्न पे बेस्ड चीज़ें को इससे देख सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम्स या सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया। इन सब बीमारियों को ये सब जब बीमारी होती है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एमिनोसिंथेसिस करते हैं, और एमिनोसिंथेसिस में जो एम्ब्रियो होता है उसका एमनियोटिक फ्लूइड लेके उसके बाद टेस्ट किया जाता है ये। ठीक है। अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हिंदी में इसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो सबसे पहले वर्ल्ड का देख लेते हैं। वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ये एस्टिमेशन अगर देखें कि 1900 में जहाँ 2 बिलियन था, वही 2000 में 6 बिलियन हो गया, और साथ में इन 2001 तक ये 7.2 बिलियन हो गया। इंडिया में भी कुछ इसी तरह बढ़ा। तो ये जो आज़ादी के समय इतना था और फिर 2000 तक बढ़ के 1 बिलियन हो गया। तो अगर आज हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय होता है, क्योंकि जो इतनी जनसंख्या बढ़ गई तो इसी जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार एक नियम बनाए। जो फैमिली प्लानिंग किए थे वो उसका मेन पर्पस यही था कि एक छोटी फैमिली बने, जिससे क्या हो कि जनसंख्या उतना नहीं बढ़ेगा तो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो ज़्यादा फूड, ज़्यादा स्पेस, ये सब चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायर होगी ना। लेकिन अगर आदमी बढ़ेगा ज़्यादा और ज़मीन या फिर कोई सोर्स जिससे आदमी को भोजन वगैरह मिलता है तो ये सब चीज़ तो ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ उतना ही जगह में सब कुछ होना है, तो फिर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से आदमी भूखा मर जाएगा। तो इसलिए सरकार ये सब नियम बनाए जिसमें एक कपल जो है वो अपना 2 बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चा ही रख सकते हैं। तो वो नारा भी था कि सोलगम, यहाँ जो टूल चाइल्ड भी था सोलगम, यानी कि हम 2 हमारे 2, ये नारा भी था। अर्बन एरिया यानी कि जैसे कि शहरी इलाकों में कुछ ऐसे लोग थे, कपल थे जिन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म्स, मतलब कि एक ही बच्चा अपना रखते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा आइडियल कंट्रासेप्टिव, यानी कि ये जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही थी उसको या किसी कंट्रासेप्टिव मेथड
अगर आदमी यूज़ करे तो उससे क्या होता था कि अगर कपल कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी जनसंख्या थोड़ा कम किया जा सके। तो सबसे पहले देख लेते कि अगर कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहा है तो वो सही है या नहीं है, या फिर उस मेथड को यूज़ करने से किसी भी इंसान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आइडियल कंट्रासेप्टिव यानी कि आदर्श गर्भ निरोधक के लिए दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले वैसा कंट्रासेप्टिव मेथड उस तरह का लेना चाहिए जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, या और वो इजीली अवेलेबल हो, मार्केट में उसे आसानी से ख़रीद भी सकते हैं लोग, या फिर वो इफ़ेक्टिव हो और रिवर्सिबल भी हो, और साथ में नो या लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, मतलब कि वो अच्छा भी हो और उसका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ नहीं हो, क्योंकि अगर साइड इफ़ेक्ट होगा तो उससे और भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, कि एक आदमी यूज़ करे दूसरी बीमारी ठीक करने के लिए और हो जाए दूसरी, और तो ये भी सही नहीं रहता है। तो उसके लिए ये साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। नो वे ऑफ इंटरफेयर ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, या सेक्सुअल एक्ट में भी कोई इंटरफेयर ना हो। तो अब पहले तो हम देख लिए कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद फिर अब देखते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी गर्भ निरोधक साधन है। तो सबसे पहला जो है वो नेचुरल मेथड, या इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो बैरियर मेथड है। तीसरा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि अंतर गर्भाशय युक्ति, गर्भाशय के अंदर, यानी कि यूट्रस जो बताए थे ना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस, उसके अंदर ये डिवाइस को डाला जाता है। उसके बाद ओरल कंट्रासेप्टिव यानी कि पिल्स वगैरह, जैसे कि दवाई या मेडिसिन जो लोग लेते हैं ताकि उनका कुछ पीरियड के लिए बच्चा ना हो, तो वही है। उसके बाद कुछ इंजेक्टेबल या इम्प्लांट, कुछ ऐसे भी इंजेक्शंस वगैरह आते हैं जो स्किन के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, तो वो है। और छठा है सर्जिकल मेथड में कुछ सर्जरी होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि इनफर्टिलाइजेशन को ही रोका जाता है। सॉरी, वैसे एक चीज़ बताना भूल गई कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आखिरकार ये होता क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव, और ये करते क्यों है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसलिए होता है ताकि जो फीमेल के एग और मेल का जो स्पर्म होता है उसको फिजिकली मिलने से रोका जाता है, यानी कि क्योंकि अगर ये चीज़ जब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी नहीं होगा, यानी कि इस सब का मेन पर्पस है वही जनसंख्या को रोकना। जब बेबी नहीं होगा तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो यही है कंट्रासेप्टिव मेथड का मेन पर्पस, कि फीमेल के एग और स्पर्म को मीटिंग से रोकना। तो ये नेचुरली मेथड है, यानी ट्रेडिशनल मेथड है जिसकी वजह से रोक सकते हैं। तो नेचुरल मेथड में 3 तरह का इसके अंदर आता है। पहला जो है वो, तो ये नेचुरल मेथड में 3 इसके अंदर आते हैं मेथड। एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है विड्रॉल या कोइटस इंटररप्टस, तीसरा है लैक्टेशनल एमेरेलिया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या किया जाता है कि जो फीमेल होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें और 17वें दिन तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 10वें और 17वें दिन तक इस दौरान अपने कोइटस को अवॉइड करती है। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि इस दौरान जो होता है वो 10 to 17th डे, हमको वैसे सबको पता होगा कि 14th जो होता है वो ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन वगैरह, अगर ओवम आएगा तो फिर स्पर्म से मीटिंग होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए इस दौरान क्या किया जाता है कि कोइटस नहीं किया जाता है, तो उस फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। फिर दूसरा है विड्रॉल या कोइटस इंटररप्टस। विड्रॉल और कोइटस इंटररप्टस में होता है क्या है कि ड्यूरिंग जब इजैकुलेशन से पहले, यानी कि मेल जो होता है बोलते हैं जो इजैकुलेशन से पहले पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द वेजाइना ऑफ फीमेल, तो उस दौरान भी ओवम और स्पर्म को मिलने से रोका जा सकता है। ठीक है, विड्रॉल और कोइटस इंटररप्टस में। लास्ट है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि फीमेल जो होती है डिलीवरी के बाद, यानी कि डिलीवरी के बाद वो 6 मंथ तक जो पीरियड होता है उस दौरान इनमें पीरियड्स नहीं होता है, तो वो सेफ मेथड है कोइटस का। ठीक है,
तो उस दौरान कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि मेंस ही नहीं होता है यानी ओवम रिलीज ही नहीं होता है, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में दो आता है, एक कॉन्डोम्स और दूसरा डायफ्राम या सर्वाइकल कैप या बॉल्ट्स का यूज़ करके। तो ये जो कॉन्डोम होता है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। इसमें फिजिकली ओवम को स्पर्म से मिलने से रोका जाता है, यानी कि एक बैरियर सपोज हाँ, इसमें एक बैरियर मेथड होता बैरियर होता है। बैरियर मतलब कोई दो चीज़ों को मिलने से फिजिकली रोक रहा है। यहाँ देख सकते हैं, ये जो है वो मेल के लिए कॉन्डोम है और ये जो है वो फीमेल के लिए है। ठीक है, कॉन्डोम जो है वो थिन रबर का बना होता है और लैटेक्स सीट जो होता है उसी के रबर से बना होता है। और साथ में ये जो होता है इसमें हाँ एनसीईआरटी में एक और भी चीज़ दिया हुआ कि निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल। और ये जो बैरियर मेथड होता है कॉन्डोम्स का, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एड्स ऐसे बीमारी जो होते हैं उनसे भी बचाता है। मेल और फीमेल कॉन्डोम ये दोनों ही डिस्पोजेबल होते हैं और साथ में ये सेल्फ इंसर्टेड भी होते हैं और ये प्राइवेसी भी देते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट जो है वो डायफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स ये फीमेल ये भी रबर का बना होता है, जैसे कॉन्डोम रबर का बना होता है उस तरह ये भी रबर का बना होता है। और ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स जो होता है उसको कवर करता है कोइटस के दौरान। ठीक है, ताकि ब्लॉक कर दे एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स के बाद जो स्पर्म एंट्री ही ना कर पाए अंदर तक। ठीक है, और ये जो डायफ्राम सर्वाइकल कैप वॉल्ट्स जो है वो रीयूजेबल, मतलब इसको दोबारा बार भी यूज़ कर सकते हैं, एक बार यूज़ करके फिर दोबारा बार भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम, जैसे कि ये डायफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स है, अगर इसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज फोम का यूज़ कर लिया जाए तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी बढ़ा देता है और एफिशिएंसी इसका बढ़ा देता है। तो ये नेचुरल हो गया, बैरियर हो गया। अब आता है तीसरा नंबर, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो होता है वो ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और इसको इंसर्ट किसी अच्छे डॉक्टर्स सब करते हैं। ठीक है, ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं है। इसमें जो आता है ये आईयूडी में इंट्रायूटेराइन डिवाइस में, यानी कि जो गर्भाशय के अंदर रखा जाता है, अंदर दिया जाता है, यानी गर्भ के अंदर है, तो यानी कि ये सिर्फ फीमेल में ही होता है। इसमें 3 मेथड होते हैं, जैसे कि नॉन मेडिएटेड आईओडी भी होता है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी भी होता है और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी भी होता है। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी जो है उसका नाम है लिप्स लूप होता है उसका नाम। और कॉपर रिलीजिंग 3 होते हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड आईओडी जो होता है वो लिप्स लूप होता है। कॉपर रिलीजिंग आईओडी है उसका नाम है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो है वो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 है। तो ये सब नाम आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। ठीक है, तो इसका जो काम होता है, कॉपर रिलीजिंग का जो काम वैसे ये बताए कि आईओडी जो होता है, आईओडी का मेन फंक्शन ये होता है कि ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस, यानी स्पर्म को खा जाता है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से स्पर्म ओवम से मिल नहीं पाता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और कॉपर में क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी जो है इसमें ये क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन को ही रोक देता है। फर्टिलाइजेशन को कैसे रोकता है, इसमें स्पर्म जो होता है, स्पर्म इसकी मोटिलिटी यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती है, उसको ही ये सब सप्रेस कर देता है, उसकी कैपेसिटी को ही ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म मोटाइल नहीं हो पाता, चल नहीं पाता है, तो फिर वही ख़त्म हो जाता है इसका काम। और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में देखें तो ये जो है वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। वैसे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है क्वेश्चंस कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी जो है वो फर्टिलाइजेशन को रोकता है और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो कि दिया हुआ इधर नाम प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 है वो इम्प्लांटेशन को रोकता है। तो इस चीज़ों को अच्छे से याद रख लेना। एक लाइन एनसीईआरटी का और भी है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, जो कि चाहती है अपने बच्चे में डिले, मतलब बच्चा चाहती है, बहुत गैप करके बच्चा चाहती है, तो उसमें बेस्ट मेथड जो इंडिया में चलता आ रहा है वो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो अब हमारा ये आईओडी भी ख़त्म हो गया। चौथा
है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये भी एक पिल्स है, पिल्स की तरह लिया जाता है। इसमें प्रोजेस्ट्रोजेन या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशन, इसको यूज़ किया जाता है टैबलेट के फॉर्म में। सिर्फ जब मेंस होता है उस दौरान नहीं लेंगे, 7 डेज़ का गैप, जब 7 डेज़ तक मेंस्ट्रुअल होता है तो उस दौरान नहीं लेंगे, उसके बाद फिर लगातार कंटिन्यू लेते रहेंगे, तब जाके ये काम करता है। और साथ में ये जो है, ये पिल्स जो है वो बेसिकली करता क्या है, ये ओव्यूलेशन को रोक देता है, इम्प्लांटेशन को रोक देता है, और साथ ही सर्वाइकल म्यूकस यानी सर्विक्स जो बताए थे, इस तरह कुछ बताया था नहीं, यहाँ पे वजाइना होता है, उसके ऊपर सर्विक्स, और ये यूट्रस होता है। तो ये जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स में जो म्यूकस होती है उसकी क्वालिटी को ही ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से अगर सपोज़ कोई ये स्पर्म इंटर भी करता है तो ख़त्म हो जाएगा, या स्पर्म की एंट्री को ही रोक देगा। इसमें जो सबसे फेमस है वो सहेली को, ये भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है मेथड फीमेल के लिए। ये इससे, हाँ, ये चीज़ याद रखना कि सहेली जो होता है वो नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है, और ये वंस अ वीक पिल्स अगर बोले तो भी सहेली ही होता है, जो वंस अ वीक, एक सप्ताह में एक बार इसको लिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसके ज़्यादा होते हैं, इसलिए फीमेल मोस्टली ये यूज़ करती थी पिल्स के रूप। और सहेली को जो है वो कौन, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है वही इसको डेवलप किए थे। तो अगला ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी ख़त्म, अब आया इंजेक्टेबल देख लेते हैं। इंजेक्टेबल में क्या होता है, इसमें भी सेम जैसे कि पिल्स में देखे थे, और जैसे कि प्रोजेस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशन था पिल्स में, अब वही इंजेक्शन के रूप में प्रोजेस्टेरोन का अकेला या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे एज अ इंजेक्शन, और इंजेक्शन स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, जिससे उसके कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे पिल्स में था सेम टू सेम वैसे ही है। इसका इफेक्टिव पीरियड बढ़ जाता है पिल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्ट्रोजेन प्लस एस्ट्रोजेन के कॉम्बिनेशन या फिर आईयूडी, इन तीनों को इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव भी कहते हैं। विदिन 72 आवर्स ऑफ कोइटस ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, इसीलिए इसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है, ये भी ख़त्म हो गया। अब ये है सर्जिकल मेथड, ये बहुत बार पूछ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो इसको भी याद रखना, कितनी बार पूछ चुका है, हम 2-3 बार देख चुके हैं कि ये आया हुआ है। तो सर्जिकल मेथड में, जिसको हिंदी में बंध्याकरण कहते हैं, सर्जिकल मेथड में 2 मेथड है, एक है वैसेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वैसेक्टोमी इसमें ये होता है मेल में, और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। वैसे नाम से ही पता चल गया हो कि वैसेक्टोमी जो होता है वे वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं इसमें, और ट्यूबेक्टोमी यानी किसी ट्यूब को काटते होंगे, यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं, जिसमें से गैमीट का ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाता है। गैमीट बनता है लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट बंद होता है, याद रखना है कि गैमीट बनता है, ये गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि युग्मक बनेगा इसके अंदर, ओवरी के अंदर ओवा बनेगा, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा वो यूट्रस तक। यहाँ भी सेम वैसा ही है, यहाँ भी स्पर्म बनेगा लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्टरलाइजेशन मेथड में ये होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।